आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHI 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और हमारा जो पिछला सीरीज चल रहा है जिसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं प्लेलिस्ट में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। तो उसी के सीरीज में हम लोगों का अगला प्रश्न है कि खानाबदोश साम्राज्यों की स्थापना की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन कीजिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग भूमिका देखेंगे। तो देखिए, खानाबदोश जो साम्राज्य के आप लोगों के जो MHI 01 का जो चैप्टर है ना, मतलब जो बुक है उसमें एक चैप्टर ही है खानाबदोश साम्राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे, जिसमें लिखना है कि इतिहास में साम्राज्यों का विकास केवल कृषि आधारित स्थायी समाजों तक सीमित नहीं रहा है। मतलब हमारा जो इतिहास रहा है और इतिहास में हमारा जो साम्राज्य, मतलब जो साम्राज्य का विकसित हुआ था वो केवल कृषि आधारित नहीं हुआ था। ठीक है, यूरेशियन स्टेपी, स्टेपी का मतलब होता है घास के मैदान, मैदानी इलाका में। ठीक है, तो घास का जो मैदानी इलाका है उसे ही कहा जाता है स्टेपी। तो इसमें रहने वाले पशुपालक खानाबदोशों ने भी समय समय पर विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना की। मतलब घास के मैदान में रहने वाले पशुपालक जो हैं, पशुओं को पालने वाले जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें खानाबदोश कहा जाता था, ठीक है, यूरेशियन स्टेपी में। तो वे भी कभी कभी ऐसे समय पर अपना साम्राज्य विस्तार कर चुके हैं हमारे इतिहास में। उनमें से जो हुन हैं, तुर्क हैं, मंगोल हैं, इन जैसे खानाबदोश समूहों ने राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक कुशलता के बल पर बड़े भूभाग पर नियंत्रित स्थापित किया। मतलब इन्होंने अपने राजनीतिक और सैन्य प्रशासनिकता के कारण इन्होंने क्या किया, मतलब बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में इन्होंने अपना स्वामित्व स्थापित किया, मतलब उसके राजा बन गए। इन साम्राज्यों की स्थापना की प्रक्रिया पारंपरिक नगर आधारित साम्राज्यों से भिन्न थी, लेकिन ये जो साम्राज्य बने, जो पशुपालक ने अपना साम्राज्य बनाया, वो जो साम्राज्य था उसमें जो पारंपरिक जो नगर आधारित जो साम्राज्य थे उनसे बिल्कुल अलग थे। इसलिए खानाबदोश साम्राज्यों की स्थापना की प्रक्रियाओं को समझना ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो पारंपरिक तरीका होता है नगर आधारित साम्राज्य बनाने का, वो नहीं था इसमें, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या था। ठीक है, तो खानाबदोश साम्राज्यों की परिभाषा की अगर बात करें तो खानाबदोश साम्राज्य वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें पशुपालक घुमंतु समुदाय अपनी सैन्य शक्ति, गतिशीलता, कबीलाई संगठन और बाहरी स्थायी समाजों से संपर्क के माध्यम से बड़े क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं। पहला परिभाषा इनका मतलब हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई घूमने फिरने वाला समुदाय है, संगठन है, जो घूमते फिरते पशुओं को पालते, ठीक है, अपनी सैन्य शक्ति बनाता है और लोगों पर आक्रमण करके अपनी काबिला बनाता है। ठीक है, काबिला बनाने के बाद अपनी पूरे काबिला को लेकर जाता है और लोगों से संपर्क बनाकर उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, मतलब उस पर अपना शासन करने लगता है और धीरे धीरे अपना पूरा साम्राज्य बना लेता है। तो इन साम्राज्यों की जो अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो होती है वो पशुपालन पर ही आधारित होती है। मतलब सभी ये जो साम्राज्य है वो पशुपालन करने वाला साम्राज्य है, किंतु शासन और संसाधन नियंत्रण के लिए वे कृषि प्रधान क्षेत्रों पर भी निर्भर रहते थे। मतलब शासन और संसाधन को नियंत्रित करने के कारण ये लोग क्या करते थे, कृषि प्रधान जो क्षेत्र होते थे उस पर भी ये लोग नियंत्रण करते आ रहे थे। तो देखिए, खानाबदोश साम्राज्यों की स्थापना की जो प्रक्रिया है उसमें पहला नंबर बिंदु हमारे पास ये होता है कि पारिस्थितिकी परिस्थितियों की भूमिका। ठीक है, अब पारिस्थितिकी परिस्थितियों की भूमिका पहले को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेपी जो क्षेत्र हैं, मतलब जो घास के मैदाने वाले क्षेत्र हैं जहां पे वर्षा कम होती थी और भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे वर्षा कम होती थी और वहां पे कृषि नहीं किया जा सकता था, वहां पे घास ज्यादा रहते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ के लोग पशुपालन पर निर्भर थे। स्टेपी क्षेत्र मतलब जहाँ पे लोग घास के ऊपर निर्भर रहेंगे, वहां पे पशुपालन का काम करेंगे, पशुओं को पोस पाल कर बड़ा करेंगे, वहीं से घास खिलाएंगे, इसलिए उसे स्टेपी क्षेत्र कहा गया है। तो पारिस्थिति की परिस्थिति जो होता है, परिस्थिति का मतलब हमारे चार पास के वातावरण जो होता है जहाँ पे सारी चीजों को नियंत्रित किया जाता है उसी को कहा गया है। ठीक है, तो चारे और पानी की खोज में निरंतर भ्रमण भ्रमण ने उन्हें अत्यधिक गतिशीलता और सक्षम बनाया, संघर्ष सक्षम बनाया। ठीक है, जो आगे चलकर साम्राज्य निर्माण की आधारशिला बनी। मतलब जो लोग स्टेपी क्षेत्र में रहते थे, मतलब जहाँ पे घास का मैदान है वहां पे रहते थे, पशुपालन वहां पे करते थे, जो निरंतर घूमते रहते थे, ठीक है, भ्रमण के कारण, मतलब चारे और पानी की खोज में, तो घूमने के कारण उनका जो जीवन था वो संघर्षशील बन गया और गतिशील हमेशा रहा। ठीक है, और इसी संघर्ष और गतिशीलता के कारण उन्हें साम्राज्य निर्माण करने में कोई असुविधा नहीं हुई।
दूसरा नंबर बिंदु है पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था। देखिए, घोड़े, भेड़, ऊंट और गाय जैसे पशुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था ने खानाबदोशों को भोजन, वस्त्र, परिवहन और युद्ध की शक्ति प्रदान की। मतलब घोड़े थे जो युद्ध करने के लिए थे, गाय जो थे उनको मतलब भोजन के लिए बहुत सारी चीजें मिलती थी, परिवहन करने के लिए ऊंट थे उनके पास, भेड़ बकरी जो थी इनका मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को उन्होंने अपने इसी जंतुओं के सहारे रखा और इसके चलते उनको युद्ध करने की शक्ति मिली। विशेषकर घोड़ों ने उन्हें युद्ध में अद्वितीय बढ़त दी और जिससे वे दूर दराज के क्षेत्रों तक तेजी से पहुंच सकते थे घोड़ों के द्वारा। तो ये था दूसरा नंबर बिंदु। तीसरा नंबर हो गया काबिलाई संगठन और नेतृत्व। मतलब खानाबदोश जो समाज था वो काबिलाई संरचना पर आधारित था। मतलब एक कबीला बनाकर रहते थे। संकट या अवसर के समय कई कबीलों को एकजुट करने वाला शक्तिशाली नेता खान उभरता था। मतलब संकट के समय जब भी कोई परिस्थिति अगर कोई घटना ऊपर आता है तो उसके समय बहुत सारे ऐसे कबीला था जिनको एकजुट कर दिया जाता था और जो एकजुट करता था उसको खान कहा जाता था। तो खान उभरता था और यही नेता आगे चलकर साम्राज्य का संस्थापक बनता था, जैसे चंगेज खान। ठीक है, उन कबीलों को एकत्रित करने वाला व्यक्ति ही आगे चलकर इनका नेता बन जाता था, जैसे उदाहरण के तौर पर रखा गया है चंगेज खान। सैन्य श्रेष्ठता और युद्ध कौशल। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने चंगेज खान का नाम सुना होगा। ठीक है, चौथा नंबर है सैन्य श्रेष्ठता और युद्ध कौशल। देखिए, खानाबदोश सेनाएं हल्की, तेज और अनुशासित होती थी। खानाबदोश जो सेनाएं होती थी वो हल्की थी, बहुत तेज थी और अपने डिसिप्लिन में रहती थी। घुड़सवार, तीरंदाजी, आकस्मिक आक्रमण और तेज पलायन उनकी युद्ध नीति थी। उनका युद्ध नीति में क्या क्या शामिल था? घोड़ों की सवारी करते थे, तीर और धनुष से निशान लगाते थे, आकस्मिक आक्रमण करते थे। अगर किसी पे आक्रमण करना हो तो अचानक आक्रमण करेंगे और कहीं पे अगर मान लो उन लोगों का अगर जो सेना है अगर वो कम पड़ रही है या फिर कहीं पे भी नरम पड़ रही है तो वहां से मतलब युद्ध के क्षेत्र से पलायन करने में भी मतलब अचूक रहते थे। मतलब भागने में भी पीछे नहीं हटते थे। तो इस सैन्य कौशल ने उन्हें स्थायी राज्यों पर विजय दिलाई और साम्राज्य विस्तार संभव हुआ और इन्हीं सब के कारण उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने में सफल रहे। पांचवा है स्थायी समाजों से संपर्क और निर्भरता। देखिए, खानाबदोश साम्राज्य पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं थे। मतलब खानाबदोश जो साम्राज्य था वो अपने आप पर पूरा तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे, किसी और के ऊपर निर्भर रहा करते थे। उन्हें अनाज, धातु, वस्त्र और विलास की वस्तुएं स्थायी कृषि समाजों से ही मिलती थी। मतलब अनाज तो मिलता ही था, साथ में धातु, वस्त्र जो चीजें मिलती थी ये बहुत सारी चीजें कृषि आधारित समाजों से ही मिलती थी। इसलिए उन्होंने चीन, ईरान, भारत और यूरोप जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था। छठा नंबर है लूट, कर और उपहार प्रणाली। देखिए, प्रारंभिक चरण में लूट और आक्रमण प्रमुख साधन थे। मतलब किसी जगह पे जाना और वहां पे लूटपाट करके चले आना, ये पहला निशाना हुआ करता था पहले दौर में। परंतु धीरे धीरे उन्होंने कर लेना शुरू कर दिया। ठीक है, श्रद्धा, कर और उपहार प्रणाली विकसित की। मतलब कर भी देना पड़ेगा, साथ में उपहार भी देना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे कर के साथ उपहार भी, ऐसी नई नई चीजों को उन्होंने अपने साम्राज्यों में लाया, इससे साम्राज्यों को नियंत्रित संसाधन मिलने लगे और सत्ता स्थायित्व की ओर बढ़ने लगी। ठीक है, सातवां नंबर है प्रशासनिक ढांचे का विकास। देखिए, यद्यपि खानाबदोश स्वयं लेखन और प्रशासन में सीमित थे, फिर भी उन्होंने विजित क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासकों, लेखकों और कर व्यवस्था का उपयोग किया। इससे सामाजिक संचालन जो था वो संभव हुआ। मतलब जो खानाबदोश लोग होते थे वो खुद भी मतलब स्वयं लेखन या मतलब प्रशासन का काम अपने हाथों में नहीं लेते थे, लेकिन जो लोग इसके लिए सक्षम थे उनके यहाँ पे जाकर इन चीजों को करवाते थे। अगर कर लेना हो, ठीक है, तो करों के नियम जो थे वो लिखवाए जाते थे। तो इन सारी चीजों को किया जाता था। इससे क्या होता था कि जो इनका साम्राज्य था वो संचालन संभव हुआ। मतलब नियम कायदे में सब कुछ बंध चुका है, अब कोई भी कर देने से मना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये लोग करते थे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे। 8 नंबर है वैधता और वैचारिक आधार। खानाबदोश शासकों ने स्वयं को खानों का खान मतलब स्वर्ग द्वारा नियुक्त या विश्व विजेता घोषित किया। खानाबदोशों ने क्या किया, जितने भी खानाबदोश शासक थे उन्होंने अपने आप को खानों का खान कहा, मतलब विश्व विजेता, सारे विश्व को जीतने वाले व्यक्ति। मतलब इन्होंने खुद को क्या कहा कि इन्हें भगवान ने स्वयं नियुक्त किया है। ठीक है, ईश्वर द्वारा, स्वर्ग द्वारा घोषित नियुक्त किया गया, मतलब स्वर्ग से आए हैं। धार्मिक सहिष्णुता, पूर्वज पूजा और दिव्य अधिकार की अवधारणा ने उन्हें वैधता प्रदान की थी।
बद्धता, ठीक है? मतलब क्या करते थे, धार्मिक के प्रति सहिष्णु थे, पूर्वजों की जो पूजा-पाठ थी वो सब किया करते थे और दिव्य अधिकार की अवधारणा ने उन्हें क्या कर दिया था, बद्धता प्रदान कर दिया था। 9 नंबर का है साम्राज्य विस्तार की रणनीति। साम्राज्य विस्तार की रणनीति भी अपनाते थे। खानाबदोश साम्राज्य अक्सर तेजी से फैलते थे ताकि उनका साम्राज्य जो है वो विस्तार होता रहे। वे एक के बाद एक क्षेत्र को जीतते गए, लेकिन नियंत्रित की प्रकृति ढीली रहती थी। क्या करते थे, एक के बाद एक साम्राज्य को जीत रहे थे, लेकिन वहाँ पे नियंत्रण इनके हाथों में इतना मजबूती तरीके से नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे कुछ न कुछ ढीलापन रह जाता था। इससे साम्राज्य विशाल तो बनता था, परंतु दीर्घकालिक स्थिरता कमजोर रहती थी। ठीक है। 10वां नंबर है आंतरिक संघर्ष और पतन की प्रक्रिया। उत्तराधिकार विवाद, मतलब पतन कैसे हुआ? मतलब अब इनका एक के बाद एक तो जीतते गए जो साम्राज्य था, लेकिन अब उत्तराधिकारी विवाद आया इन लोगों में कि कौन किसके बाद कौन राजा बनेगा या फिर कौन साम्राज्य को चलाएगा। तो ये एक संकटपूर्ण परिस्थिति था खानाबदोश साम्राज्यों के लिए। तो उत्तराधिकार विवाद चला, कबीलाई प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और स्थायी प्रशासन के अभाव में ये साम्राज्य जल्दी विघटित हो जाते थे। मतलब कितना भी ये लोग शक्तिशाली थे, लेकिन अपने इसी विवाद के कारण, अपने इसी कमजोरी के कारण ये लोग ज़्यादा दिन तक, मतलब साम्राज्य ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता था और जल्द ही खत्म हो जाता था। तो चंगेज़ खान के बाद मंगोल साम्राज्य का विभाजन इसका प्रमुख उदाहरण है कि चंगेज़ खान चलाया, उसके बाद मंगोल का विभाजन हुआ। मंगोल जो साम्राज्य था उसका विभाजन हो गया, यही इसका प्रमुख उदाहरण है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि खानाबदोश साम्राज्यों की स्थापना की प्रक्रिया पारिस्थितिकी, पशुपालन, सैन्य शक्ति, कबीलाई संगठन और स्थायी समाजों से संबंधों पर आधारित तो थी। ये साम्राज्य पारंपरिक कृषि नगर सभ्यताओं से भिन्न थे। जो पारंपरिक, ये मैंने पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है जो भूमिका में, मतलब पारंपरिक जो नगर विकास की जो सभ्यता थी उससे अलग थे, किंतु उन्होंने विश्व इतिहास की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। यद्यपि उनकी संरचना अस्थिर थी, फिर भी उनकी गतिशीलता और सैन्य क्षमता ने उन्हें इतिहास के सबसे व्यापक साम्राज्यों में स्थान दिलाया था, क्योंकि उनकी जो गतिशीलता थी वो बहुत कम थी। ठीक है। उनकी जो संरचना स्थिर थी, मतलब उनकी सारी चीज़ों की बनावट जो थी, मतलब सबको सँभाल कर चलने की जो क्षमता थी वो नहीं थी। और संरचना, मतलब उनकी जो पहले से बनावट थी वो, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं रुक सकते थे, क्योंकि घुमक्कड़ प्रकृति के थे, इसलिए अस्थिर थे। फिर भी उनकी गतिशीलता और सैन्य क्षमता ने उन्हें इतिहास के सबसे व्यापक साम्राज्यों में स्थान दिलाया था। और उनकी इन्हीं गतिशीलता के कारण ही मतलब जो क्षमता है, उन्हें इतिहास का सबसे सबसे व्यापक साम्राज्यों में स्थान दिलाया था, इसी गतिशीलता ने। इसी कारण खानाबदोश साम्राज्य इतिहास की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जो खानाबदोश साम्राज्य हैं वो हमारे इतिहास में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो कुछ न कुछ हद तक तो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जरूर बने रहें, और हाँ, बाकी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है।